चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने क्रिचॉफ्स रिलेशन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने क्रिचॉफ्स रिलेशन। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी variation of enthalpy of a reaction with temperature। वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन विथ टेम्परेचर, यही हमें इसमें पढ़ना है। अब देखो, हम इसकी बात कर रहे हैं ये कैसे होगा। जैसे मान लो हमने कोई भी एक प्रोसेस लिया, आई हैव टेकन एनी प्रोसेस कि ए व्हेन रिएक्ट्स गिव बी। ए हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट। बी हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। हम मानते हैं कि जो हमारा यू ए, इसको हम मान रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए, और एच ए को हम मान रहे हैं एंथैल्पी ऑफ ए। सिमिलरली हम बी के लिए बात करेंगे। अगर हम यू बी ले लिए तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ बी। और अगर हम एच बी ले लिए तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ बी। ये हमारा हो जाएगा। अब अगर मैं ये जो रिएक्शन लिखा हूँ, अगर इसका हम एंथैल्पी चेंज निकालें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यही हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्रिचॉफ्स वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विथ टेम्परेचर। अब ये विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर इट इज गोइंग टू टेक वेरिएशंस। तो हम क्या करेंगे? हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा? ये डेल ऑफ डी टी डी एच। और आपको पता है रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, इज इक्वल टू एच बी को क्या लिखेंगे? डेल ऑफ एच बी बाई डी ऑफ डी टी। ये भी किस पर होगा? कांस्टेंट प्रेशर, माइनस डेल ऑफ एच ए बाई डी ऑफ टी। ये भी किस पर होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपको हम बताए थे डेल एच बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं? सी पी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सी पी किसका हो गया? बी का हुआ, माइनस डेल ऑफ एच ए बाई डी टी को क्या लिखेंगे? सी पी। ये किसका हो गया? रिएक्टेंट ए का हुआ। तो हम डिफरेंस को क्या लिखते हैं? चेंज ऑफ सी पी। क्या लिखते हैं इसको हम? चेंज ऑफ सी पी। यानी हमारा यहाँ क्या आ गया कि डेल ऑफ डेल एच बाई डी टी इज इक्वल टू डेल ऑफ सी पी, और दिस आई कैन राइट एज डी ऑफ डेल एच इज इक्वल टू डेल ऑफ सी पी इंटू डी टी। जस्ट हमने क्या किया? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हीं पर हम कुछ केसेस की बात करेंगे। मान लीजिए हम पहला केस ले रहे हैं। आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस। पहला केस हम क्या मान रहे हैं? पहला हम केस क्या मान रहे हैं कि व्हेन change of a specific heat at constant pressure is constant।
ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है बिटवीन टू टेम्परेचर, between two temperatures T1 and T2। therefore हम क्या लिखेंगे, d ऑफ डेल एच, इसका हम करेंगे इंटीग्रेट H1 से H2, यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल ऑफ सी पी डी टी, ये आपका हो जाएगा T1 से T2। अब अगला क्या होगा, ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर इनवर्स ऑफ वन अनदर। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में इंटीग्रेशन भी है और साथ में क्या है, डिफरेंशिएशन भी है। तो यहाँ से केवल क्या आ जाएगा हमारा डेल एच, लोअर लिमिट इसका H1 है, अपर लिमिट इसका H2 है, इक्वल टू, अभी हमें लिखा था कि डेल सी पी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये डेल सी पी इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 डेल ऑफ T। ये फर्दर क्या हो जाएगा आपका, डेल ऑफ सी पी, ये हो जाएगा T, लोअर लिमिट T1, अपर लिमिट T2। फर्दर ये क्या बन जाएगा, डेल ऑफ सी पी T2 माइनस T1, और यहाँ क्या हो जाएगा, डेल ऑफ H2 माइनस डेल ऑफ H1। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया फॉर द केस ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी। अगर हम बोलें कि सेम चीज़, व्हाट इज़ द रिलेशन फॉर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल ऑफ U2 माइनस डेल ऑफ U1, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, डेल ऑफ सी पी की जगह सी वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। यही जो इक्वेशन है, मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर ए मानता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर बी मानता हूँ, यही दोनों के दोनों इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन। क्या इसको हम बोलेंगे, किरचॉफ्स इक्वेशन। इसी को हम बोले हैं क्या, किरचॉफ्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगर हम केस 2 के बारे में बात करते हैं कि जब हमारा डेल सी पी वेरीज विथ टेम्परेचर, जब डेल सी पी वेरीज करता है किसके साथ, विथ टेम्परेचर के साथ ये वेरी करता है, तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ डेल एच इज इक्वल टू डेल ऑफ सी पी डॉट डी टी। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन एज वेल एज डिफरेंशिएशन बोथ आर इनवर्स, तो यहाँ से केवल क्या आ जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल सी पी डी टी प्लस ऑफ के। अब इसका इंटीग्रेशन हम बाहर नहीं निकाल सकते Cp को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा डेल Cp है अब वो वैरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो होता कांस्टेंट तो हम क्या करते, इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल देते, लेकिन ये तो है नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेल एच प्लस के। अब हमको सबसे पहले के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम पहले के का निकालेंगे वैल्यू। हम एज्यूम करते हैं कि जब हमारा t बराबर 0 है, जब हमारा t बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, हम ये वाला इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल एच, तो t 0 पर हो जाएगा डेल एच नॉट बराबर, ये हो जाएगा t 0 मीन्स 0 प्लस के, तो मेरा के का वैल्यू कितना आ गया
डेल एच नॉट। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो अब मेरा इक्वेशन फर्दर ये क्या बन जाएगा, ये फर्दर बन जाएगा डेल एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल सी पी डी टी प्लस ऑफ डेल एच नॉट। अब इन्हीं का जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट तो ये समथिंग आता है डेल एच इज इक्वल टू डेल एच नॉट प्लस ये आपको आता है अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस गामा 3 क्यूब बाई 3। इसी को हम पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, क्रिचॉफ्स इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रिचॉफ्स इक्वेशन। समझ में आया आपको? चल नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब बेटा इसका सिंबल क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल एस चेंज, और स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पर नॉट लगाते हैं। यही शो क्या करता है, स्टैंडर्ड जो ऊपर हम नॉट लगा दिए, यही जो नॉट लगाए यही क्या शो करता है कि हमारा स्टैंडर्ड है। क्या है ये, स्टैंडर्ड। ये क्या होता है देखिए कि एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, enthalpy of a reaction depends on the condition under which a reaction is carried out, under which a reaction is carried out। ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, the standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for a reaction। ये क्या होता है, फॉर ए रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है। कब, when all the participating substances are in their standard state, मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट है, जो भी आपका बना प्रोडक्ट, सब के सब किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में। मतलब वो जिसमें एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर पर उसी को बोलते हैं। जो लैब से बना है उसको स्टैंडर्ड नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के बारे में फोकस करना है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ ए रिएक्शन। सबसे पहला हम क्या बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला बात हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कैसे लिखेंगे? डेल एच स्टैंडर्ड है तो ऊपर क्या लाया नॉट, और फॉर्मेशन के लिए मैं सिंबल क्या यूज़ कर दी एफ। ये हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब ये क्या कहता है, पहले समझो इसको कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज the standard enthalpy change for the formation the standard enthalpy change for the formation of 1 mole of a compound, the formation of 1 mole of a compound from its element in their most stable state, in their most stable states is known as standard enthalpy of formation। हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट से ही बनते हैं और इसका सिंबल क्या होता है? डेल एच नॉट फॉर्मेशन। ये क्या इसका हो गया सिंबल। हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं इसको समझने के लिए। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं कैसे हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया कि H2 गैस जब ये रिएक्ट कर रहा है हाफ O2 गैस से, तो ये बना दिया हमें H2O लिक्विड। हम इसके साथ यहाँ लिख दिए कि हम क्या देख रहे हैं कि वाटर फॉर्मेशन हुआ हमारा। तो इसे क्या लिखेंगे हम? डेल एच फॉर्मेशन, और ये मतलब क्या स्टैंडर्ड। इसकल टू हो गया -285.8 किलो जूल पर मोल। तो फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होता है? प्रोडक्ट में। तो इस डेल एच एफ का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन होता है हमेशा प्रोडक्ट में। मतलब कि चेंज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर का वैल्यू हमें ये दिया गया है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ले लिया एक कार्बन जो ग्रेफाइट वाला है और सॉलिड फेज में है, इसका हम रिएक्ट कर दिए 2 मोल्स ऑफ H2 गैस, ये आपका बन गया CH4 गैस। अब इसमें हम बात करें कि फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्रोडक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे कि डेल एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये आपका आ गया -78.8 किलो जूल पर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज
importance of standard enthalpies of formation. इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, अब देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई भी अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि CaCO3 सॉलिड जब ये रिएक्ट किया तो ये बन गया CaO सॉलिड, साथ में ये बन गया CO2 गैस। हमसे पूछा गया व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो हमने R लिख दिया। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के पहले मान लीजिए अगर हम कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन ले रहे हैं, हम अगर कोई भी एक नॉर्मल रिएक्शन ले लिए, स्मॉल a कैपिटल A प्लस ऑफ स्मॉल b कैपिटल B इज गोइंग टू गिव स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। अब हम बोले बेटा कि आप बताओ कि इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये क्या होता है बताइए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये क्या हो जाएगा कि स्मॉल c इंटू डेल एच नॉट ऑफ c प्लस स्मॉल d इंटू डेल एच नॉट ऑफ कैपिटल D माइनस स्टाइक्योमेट्रिक स्मॉल a इंटू डेल एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट A प्लस स्टाइक्योमेट्रिक स्मॉल b डेल एच नॉट ऑफ B। हम इस तरह से क्या निकालेंगे, इसका एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर डेल एच क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डेल एच क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, डेल एच नॉट ऑफ CaO प्लस डेल एच नॉट ऑफ CO2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल एच नॉट ऑफ CaCO3। फिर आपके जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा इन सब का वैल्यू दिया रहेगा, आप वो वैल्यू पुट करोगे और अब इसको आप आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने 20-25-40 मिनट और रोक देना। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे एंथैल्पी चेंज क्या क्या होते हैं। अब देखिए, अगर हम इनकी बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। जो हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये एनर्जी चेंज इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स हीट फॉर मेल्टिंग।
requires heat for melting। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर एक रिएक्शन लिख दिया कि H2O हमारा सॉलिड है, मतलब आइस है। आपने जब इसको हीट दिया तो ये हमारा H2O लिक्विड बन गया। तो डेफिनेटली क्या सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं, डेल एच नॉट स्टैंडर्ड होगा। और सॉलिड से लिक्विड क्या इसे बोलते हैं, फ्यूज़न। तो आपने हीट दिया ना, तब ना सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, यानी यहाँ वैल्यू क्या आएगा, +6 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आपको फेस पकड़ना पड़ेगा कि वाटर था सॉलिड, चला गया लिक्विड, इसे बोलते हैं फ्यूज़न। और इसके लिए सॉलिड से लिक्विड के लिए हमें हीट देना पड़ेगा, तब जाके बर्फ़ वाटर में कन्वर्ट होगा। मतलब हीट दे रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा इसका, प्लस। क्लियर है? चलिए एक और हम बात कर देते हैं कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं डेल एस फ्यूज़न नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूज़न इन स्टैंडर्ड स्टेट। क्योंकि ऊपर नॉट लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, इन स्टैंडर्ड स्टेट। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कर दिया कि जो हमारा H2O लिक्विड है, ये कन्वर्ट कर दिए H2O गैस में। तो अब क्या देख रहे हो कि लिक्विड से गैस गया, मीन्स आपने कुछ हीट दिया, तो क्या होगा, ये डेल एच नॉट। तो लिक्विड से गैस गया, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो आप हीट दोगे तभी लिक्विड से गैस होगा। तो हीट दोगे मतलब प्लस, कुछ आप हीट दे रहे हो, 40 + 70 किलो जूल पर मोल। और यही जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है डेल एच नॉट वेपर, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो जैसा रिएक्शन है, जैसा फेस ट्रांसफॉर्मेशन है, वैसे आप इसको बोल सकते हो। तो हम इसको अगर सोचे कि अपने लैंग्वेज में लिखें, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं इसको कि the amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid, the amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature and pressure, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। क्या इसको बोलेंगे हम, वेपोराइजेशन। नेक्स्ट, अगर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ये ले दिया कि हमारा अगर कोई भी H सॉलिड है और ये डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर दिए H गैस में। तो भाई सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें हीट देना पड़ेगा। यानी क्या लिखेंगे इसको हम, डेल एच स्टैंडर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या इसको बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। और आप हीट दे रहे हो तो प्लस होगा, प्लस मान लो हमने लिख दिया x किलो जूल पर मोल। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलोगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू
convert 1 mole of solid into 1 mole of liquid at constant temperature and pressure is known as standard enthalpy of sublimation. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और इसको आप क्या बोल सकते हो, हीट ऑफ कंबशन। और इसको आप क्या बोल सकते हो, हीट ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन या इसको आप बोल सकते हो हीट ऑफ कंबशन। तो क्या होगा ये कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए given compound, enthalpy of combustion of a given compound is defined as the enthalpy change when 1 mole of the compound combines with the requisite amount of oxygen to give product in their stable form, इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस को 1 मोल में कन्वर्ट करे और उसके लिए जितना भी ऑक्सीजन लगता है उतना उसको दीजिए, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना अगर वह स्टेबल फॉर्म में है तो वही क्या हो गया, इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन और हीट ऑफ कंबशन। अब एक और पॉइंट आपको बता देते हैं हम कि कंबशन रिएक्शन are always accompanied by the evaluation of heat। हमेशा हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, मतलब एक्सोथर्मिक। देयरफॉर एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कंबशन होता है तो हीट बाहर निकलेगा, मतलब एक्सोथर्मिक, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। कुछ हम एग्जांपल्स के लिख कर आपको एक्सप्लेन कर दे। जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया CH4 मीथेन, जो आपने गैस फॉर्म में है, इसको आपने 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ इसको जला दिया, ये बन गया आपका CO2 गैस, और साथ में ये बन गया 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर हम बात करते हैं कि इसका ΔH नॉट कंबशन कितना होगा, तो जल रहा है तो कुछ ना कुछ हीट तो बाहर निकलेगा, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हम बात कर रहे हैं इसका कि C2H5OH
अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको आपने जब इसको हीट किया 3 मोल्स ऑफ O2 गैस, तो ये बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो कि अल्कोहल को हमने ऑक्सीजन में जला रहा है, मीन्स कंबसन ऑफ अल्कोहल, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट बाहर रिलीज होगा। ऐसा क्या हो जाएगा, फिर इसका भी जो डेलेज कंबसन ऑफ अल्कोहल होगा वो भी समथिंग क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमने बात किया था कि जब भी आप जलाओगे वो आप सिर्फ 1 मोल ऑफ कंपाउंड जलना चाहिए। आइए अब ये हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के, जिसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया 2 मोल्स ऑफ C2H6 गैस, जब आप इसको जला दिए 7 मोल्स ऑफ O2 गैस, ये आपका बन गया 4 मोल्स ऑफ CO2 गैस प्लस 6 मोल्स ऑफ H2। आपने इथेन को जलाया, कुछ ना कुछ हीट बाहर निकला, हमने डेल एच नॉट कंबसन को हमने सपोज लिख दिया -100 किलो कैलोरी। अब हम आपसे पूछेंगे कि मान लो ये जो हमने रिएक्शन लिखा, हम पूछेंगे कि हमने जो ये रिएक्शन लिखा इसका डेल एच कंबसन कितना होगा। तो अभी आपको हम बताए थे कंबसन हमेशा कितने मोल पर निकालते हैं, 1 मोल पर, और यहाँ कितना मोल दिया गया है, 2 मोल। तो इसका जो रियल होगा डेल एच नॉट कंबसन वो कितना होगा, -100/2 किलो कैलोरी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -50 किलो कैलोरी। तो बेटा ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए।